Hello students, how are you? I am back with my new lecture in UK Triple SSC लेखा लिपिक सीरीज। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अलग अलग, और सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ाने से पहले लास्ट टाइम जीबी पंत के असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और विच सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वी आर फॉलोइंग इन अकाउंटिंग। हम कौन सा सिस्टम अकाउंटिंग का फॉलो करते हैं। उसमें हमें कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस और दो ऑप्शन और दिए हुए थे। तो हम हमेशा जो है एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए। ये बात आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाला कि मैं आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताऊं। पहले देखिए, दो तरीके के अकाउंटिंग बेसिस होते हैं। एक होता है हमारा कैश बेसिस और दूसरा होता है हमारा एक्रूअल बेसिस। एक होता है हमारा कैश बेसिस और दूसरा कौन सा होता है हमारा एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, नॉट व्हेन द रिसीप्ट और पेमेंट बिकम ड्यू। हम अपनी ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज कब करते हैं? जब हमारे हाथ में क्या हो, रुपया, पैसा। उससे पहले कभी भी वो ड्यू हुई हो ना हुई हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जब पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कैश बेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? कैश बेसिस बोलते हैं। दूसरी तरफ एक्रूअल बेसिस में revenues and cost recognized in the period in which they occur rather than when they are paid। एक्रूअल बेसिस में रेवेन्यूज और कॉस्ट, जितना रेवेन्यू आपने कमाया, जितनी कॉस्ट लगा के कमाया, इन दोनों को मैचिंग के लिए जरूरी है कि उन्हें उसी टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाए जब वो ड्यू हो। इंस्टेड ऑफ कि कब पैसा आएगा कब पैसा नहीं आएगा, हम उन्हें तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। वरना क्या होगा कि पेमेंट तो ड्यू था पिछले साल का, वो मिला अगले साल या उसके अगले साल, तो फिर आप सही से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी कभी भी मैच नहीं करेगी। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम हमेशा कौन सा बेसिकली बेसिस फॉलो करते हैं? एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने होते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है AS 32, AS 32। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? एक तरीके के बेसिक पैरामीटर्स, मापदंड, जो कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय फॉलो करना पड़ता है। तो अलग अलग हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन है, उनके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले AS1। AS1 में इसको हम कहानी की तरह, पूरे AS 32 जो है ना, कहानी की तरीके से एक तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आसानी से आप रिकॉल कर पाओगे, आसानी से आप याद कर पाओगे। तो सबसे पहले AS1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। AS1 में आप क्या बताते हो? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, की हमारी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। जब अकाउंटिंग पॉलिसी होगी तभी आप अपने खाते बना पाओगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी के अकॉर्डिंग तो बनाओगे। कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, और इसके अलावा किस फॉर्मेट में, क्या फ्रेमवर्क फॉलो करना है, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है, क्या फॉर्मेट है, क्या फ्रेमवर्क है, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है। जब ये पता होगा उसी के बाद कोई भी स्टेटमेंट बना पाओगे ना। तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज को बताना, फ्रेमवर्क के बारे में बताना, प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे करना है ये बताना, हम काम करते हैं AS1 में। उसके बाद AS2 में जब ये सारी चीजें पता लग गई, देन उसके बाद हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की आपको इन्वेंट्री को किस प्राइस पे वैल्यूएट करना है, कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, या जो दोनों में से कम है किस पर, वो पूरी की पूरी उसके बारे में जो कहानी है उसमें हम बात करते हैं। उस कहानी के बारे में AS2 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। अच्छा, इन्वेंट्रीज को बेचकर कुछ पैसा आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर हम क्या बनाएंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी बनती है, एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बेसिकली AS3 में हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। पहले फॉर्मेट के बारे में बात हो गई AS1 में, देन उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, उन इन्वेंट्रीज को बेचकर कुछ पैसा आया होगा, तो इसीलिए हमने सोचा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। इसको याद कीजिए, मतलब कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इनको इस तरीके से याद कीजिए। कुछ पैसा आया होगा तो इसीलिए हमने क्या बनाया? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया।
ठीक है। AS1 में डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, AS3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब उसके बाद AS5 मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही याद कीजिएगा। कहोगे सर ये AS4 नीचे क्यों है? एक कहानी, एक लॉजिकल ऑर्डर है, लॉजिकल फॉर्म है। तो सबसे पहले AS5 में देखिए, उसके बाद जब आपने देखा कितना पैसा आया और कितना आपने खर्चा किया, नेट प्रॉफिट आपको पता लग गया, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड, आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अकाउंटिंग पॉलिसीज में बदलाव होने से पहले, चेंजेस होने से पहले आपको कितना नेट प्रॉफिट, कितना लॉस हो रहा था, ये बताना। ये बताना क्यों जरूरी है? ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बाद में कह सकते हो कि सर जो भी हमारा चेंजेस हुआ ना प्रॉफिट और लॉस में, वो चेंज हुआ अकाउंटिंग पॉलिसीज में, हमने अगले साल कुछ चेंजेस किए थे, इस वजह से हुआ वो, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं सिंपली। तो AS5 ये भी आप कह सकते हैं, AS5 में नेट प्रॉफिट और लॉस क्या, फॉर द पीरियड, प्रायर आइटम चेंजेस इन अकाउंट, प्रायर आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। देन उसके बाद AS4 कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट बना ली, बैलेंस शीट बनाने के बाद कुछ जो चीजें आपने दिखाई थी बैलेंस शीट में, एक्चुअल में जब ऑडिट करने आया उससे पहले कुछ दुर्घटना हो गई, दुर्घटना की वजह से कॉन्टीजेंसी हो गई, आग लग गई, बाढ़ आ गई, या कुछ और नेचुरल कुछ हो गया डिजास्टर, तो उस वजह से वो जो चीजें आपने दिखाई थी वो सारी की सारी जब वो फिजिकली ऑडिट करने आया सीए तो वहां मिली नहीं, कौन सारी कॉन्टीजेंसीज, तो वो सारी की सारी कॉन्टीजेंसी कहां दिखा पाओगे? AS4 में। देन उसके बाद AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में यहाँ पे हम बात करें, आपको कोई कंस्ट्रक्शन, कोई ठेका मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो जो भी ठेका कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो भी मिलता है वो आप दिखाते हो AS7 में। देन उसके बाद ये AS22 कोई नहीं है यहाँ पर। देन इसके बाद AS10 में हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो भी फिक्स्ड एसेट पे आपने जो भी जितने का खरीदा, जितने का बेचा, वो सारी की सारी चीजें किस में आती है? हमारी AS10 में आती है। किस में आती है? AS10 में। देन उसके बाद AS6 के बारे में बात करें तो ये आता है हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। कौन सा मेथड फॉलो किया? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट किया, रिटन डाउन वैल्यू मेथड किया, कौन सा किया आपने? एन्युटी किया, कौन सा किया? तो उसके बारे में आप किस में बताओगे? कौन से स्टैंडर्ड में बताना जरूरी है? AS6 में। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट AS10 में। AS19 में लीजेस, कोई चीज आपने बट्टे पे दी थी उसको बताना किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जरूरी है? AS19 में। देन उसके बाद AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन। AS9 अगर मैं बात करूं तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन, अब कोई चीज बट्टे पे दी तो कुछ बेनिफिट मिला होगा, रिवेन्यू आया होगा, तो AS9 में वो आएगा हमारा। AS9 में बताना जरूरी है कि कितना रिवेन्यू आपको मिला, रिवेन्यू रिकॉग्निशन। देन उसके बाद AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, HRA कितना दे रहे हैं एम्प्लॉय को, DA कितना दे रहे हैं, उसके बारे में बताना किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जरूरी है? AS15 में। देन उसके बाद AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। अगर आप कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रहे हो, बैकवर्ड एरिया में काम कर रहे हो, जहां पे आपको कोई सरकार जो भी सब्सिडी देती है, जो भी छूट देती है, तो कितनी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली, सब्सिडी मिली, उस सारी चीजों के बारे में बताना जरूरी है हमारे किस में? AS12 में। देन उसके बाद द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या इंपैक्ट पड़ा मेरे रॉ मटेरियल के प्राइसेस पर, गुड्स और सर्विसेज या कुछ भी जो भी मैं खरीद रहा था प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो पूरा का पूरा इफेक्ट किस में बताओगे आप? AS11 में। किस में? AS11 में। देन AS16 बोरोइंग कॉस्ट, पैसा लाने के लिए, बिजनेस पैसा लाने के लिए, और वो पैसा क्यों लेके आया? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जो भी कॉस्ट आपने लाने में या बोरिंग कॉस्ट जो भी आपने खर्चा किया, लाइक ब्याज पे पैसा लेके आया तो ब्याज दिया, तो जो भी पैसा दिया उसके बारे में किस में बताओगे आप? हमारा AS16 में। देन AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, हमारे पार्टनर्स कितने हैं, कितना कितना किस पार्टनर का स्टेक है बिजनेस में, कितना कितना पैसा उसने लगाया, कितना प्रॉफिट के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, स्टेक कितना कितना है, वो सारा का सारा किस में बताना जरूरी है? हमारा AS18 में।
देन AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है किसके अकॉर्डिंग, AS21 के अकॉर्डिंग। देन AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन CFS। CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो भी बेसिकली अगर आपकी कोई एसोसिएट है, एसोसिएट मतलब सब्सिडियरी कंपनी है, तो आपने उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की है और सारी की सारी उसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी की पूरी, वो हमें पता कैसे लगेगा इन्वेस्टमेंट के बारे में, कितनी की है आपने अपनी सब्सिडियरी में या जो भी आपकी ब्रांचेज है उनमें कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया, उनकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर, तो वो किस में बनाई जाती है, हमारी AS23 में। देन AS27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर। अगर आपने दो कंपनियों ने ज्वाइंट वेंचर किया तो आपको कितना कितना पैसा, कितना कितना फायदा हो रहा है, कितना कितना पैसा मिल रहा है, तो उसके बारे में भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और वो किसमें की जाती है, AS27। देन AS31 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किस फॉर्म में पैसे लेके आए, इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं हमारे, जैसे ट्रेजरी बिल हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, कॉमर्शियल पेपर हो गए, तो बहुत सारे होते हैं, किस फॉर्म में लेके आए उसको प्रेजेंट करना, लेके आए चलो इस फॉर्म में लेके आए तो उसको प्रेजेंट करूं। देन उसके बाद AS20 अर्निंग्स पर शेयर। AS20 में बताना जरूरी है कि किसको कितनी अर्निंग मिली है। AS20 अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देन उसके बाद AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, तो अगर आपसे 3 महीने 4 महीने के लिए अकाउंट बनाने के लिए बोला जाए तो आप बनाओगे, और वो बनाना किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत जरूरी है, AS25 के अकॉर्डिंग जरूरी है। देन AS28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। इंपेयरमेंट का मतलब होता है नुकसान, लॉस। अगर कोई भी एसेट में नुकसान होता है तो उसके बारे में कौन से स्टैंडर्ड में बताओगे, AS28 में बताओगे। देन AS29 में क्या बताओगे, प्रोविजंस। कोई भी अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टीजेंट एसेट्स कितने आपके, तो कितनी मतलब हुई, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज कितनी हुई, कॉन्टीजेंट एसेट्स कितने हुए, ठीक है ना, तो वो सारे के सारा ब्यौरा आप किस में दोगे, AS29 में। देन AS30 इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे के सारे इनकी जानकारी किसके अकॉर्डिंग दोगे, AS30 के अकॉर्डिंग। देन AS13 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। AS13 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताओगे कि आप इस फॉर्म में पैसा लेके आए, रिकॉग्नाइज करो, मेजर करो, किस तरीके से, कौन सा उसमें मतलब जो भी फॉर्म में पैसा लेके आए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उनकी सारी की सारी जानकारी AS13 में दी जाती है। अगेन AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए भी AS13 ही आप इस्तेमाल करोगे। देन AS14 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फॉर एमलगेमेशंस। आपने दो कंपनियों ने आपस में विलय किया तो आपको जो है कितना कितना नुकसान हुआ, कितना कितना प्रॉफिट हुआ, क्या क्या खर्चा है विलय करने के समय पे, वो सारी की सारी चीजें आप बताते हो AS14 में। देन इसके बाद AS24 में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन या फिर डिसोल्यूशन या फिर वाइंडिंग अप भी बोल सकते हो। बिजनेस को बंद करने की जानकारी आप कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तौर पे दोगे, किसके अकॉर्डिंग दोगे, AS24 के अकॉर्डिंग दोगे। देन उसके बाद AS32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर। AS32 और हमारा लगभग AS31, ये दोनों हमारे लगभग सेम है, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग अच्छा दोनों में थोड़ा सा लगभग सेम है, AS31 और AS32 में। इसमें डिस्क्लोजर है, उसमें प्रेजेंटेशन है, बस इतना याद रखना, डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन। AS31 में प्रेजेंटेशन है, AS32 में डिस्क्लोजर है, ठीक है। देन उसके बाद AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, अलग अलग सेगमेंट की रिपोर्टिंग करना। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट है, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, सेल्स, CSR, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, तो उन सारे डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल रिपोर्टिंग किसमें करना जरूरी है, किसके अकॉर्डिंग करना जरूरी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अकॉर्डिंग करना जरूरी है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, स्क्रॉल होते हुए दिखाई दे रहा होगा आपको,
तो उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और इसके साथ साथ एक गुड न्यूज आपके लिए और भी है कि अब मैं अनअकैडमी के साथ भी जुड़ गया हूं। तो अगर आप चाहते हो तो मैं वहां पे फ्री ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन जरूरी है उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे कि हाँ सर हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अभी एक्सपर्ट के तौर पे मैं वहां पे काम कर रहा हूं, तो बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी आपके लिए मैं वहां पर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।